गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके रेस्पिरेशन में मैंने आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल हो गया, वहाँ पे कितने एटीपी फॉर्म होते हैं 38, उसका पूरा नेट मैंने आप लोग को बता दिया। अब ये जो 38 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, मेनली वो किस में फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू फॉर्म होते हैं बच्चों। जो वहाँ पे NAD बना, जो वहाँ पे FAD बना, वो कौन से सिस्टम में एंटर करता है, डैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैट्रिक्स में वो सारी रिएक्शन होती है क्रैब साइकिल की। फिर जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें ये रिएक्शन होती है क्रैब साइकिल की। जो आउटर मेम्ब्रेन का स्पेस यानी बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का जो बीच वाला स्पेस है वो ये यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ बच्चों, NADH जो है, Na से NADH बना, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिलीज हुआ, इनर मेम्ब्रेन में गया, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में गया और इसने क्या करा, FeS को FeS में, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दिया। FeS से होता हुआ अगेन ये कहाँ पहुँचा, यूबिक्विनॉन को यूबिक्विनॉन H2 में कन्वर्ट किया। तो ये जो NAD स्टार्टिंग में आया था बच्चों, वो मेनली कहाँ से आया था, आप लोगों को मैंने बताया था जब सिट्रिक एसिड से हमने क्या बनाया था, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म किया था, तब NAD डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्प्लेक्स 1 हमने फॉर्म किया था, जिसने क्या करा, यूबिक्विनॉन को चेंज कर दिया, ट्रांसफर यूबिक्विनॉन वाया FMNE। FMN के थ्रू ये कहाँ पहुँचा, यूबिक्विनॉन से यूबिक्विनॉन H2 में कन्वर्ट हो गया था बच्चों। फिर नेक्स्ट यूबिक्विनॉन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH। अगेन इसने यूबिक्विनॉन ने किससे लिया, यहाँ पे FAD से। सेकंड जो आ रहा है यहाँ पे FAD से आ रहा है, जिसे हम सेकंड कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। और ये FAD हमें कहाँ पे बना था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ पे था, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड हमने फॉर्म किया था, वहाँ पे आपके FADH2 था। FADH2 जो है वो यहाँ से यूबिक्विनॉन की तरफ एंटर करता है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन अंदर रिलीज हो जाते हैं। देयर आफ्टर क्या होता है, ये यूबिक्विनॉन रिड्यूस हो जाता है, यूबिक्विनॉन देन ऑक्सीडाइज बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अब ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो यानी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, इन हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B से ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा, साइटोक्रोम C तक पहुँचेगा। साइटोक्रोम B है यहाँ पे बच्चों, साइटोक्रोम B से ये अल्टीमेटली घूमता हुआ कहाँ पहुँचेगा, साइटोक्रोम C में पहुँचेगा। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स 3rd। देन साइटोक्रोम C से C1 से ये C से होता हुआ A2 A3 पहुँचता है बच्चों। तो इसे हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स 4 एंड देन 5। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है रेफर टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A2 A3। 2 कॉपर एंटर होते हैं यहाँ पे। व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर स्टंटेड ओवर द कैरिज फर्स्ट टू फोर्थ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेसिस, जो कि लास्ट में क्या बना रहे हैं, ATP सिंथेसिस फॉर्म कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बच्चों समझ आए, यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स आपको बता रहा है। फर्स्ट इज हेयर, जब सिट्रिक एसिड मैंने आप लोग को वहाँ पे बताया था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से NADH में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन अंदर एंटर हुआ। एंटर होने के बाद इसने यूबिक्विनॉन को यूबिक्विनॉन H2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये यूबिक्विनॉन H2 जो है यहीं से FAD ने भी एंटर किया, जो कि कहाँ पे था, जिसे कॉम्प्लेक्स 2 बोल रहे हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की जगह था। तो इसने आगे जाते हुए साइटोक्रोम B को, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज होके और इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन तो इसने अंदर की तरफ दे दिए इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, और खुद ने इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करके साइटोक्रोम B से होता हुआ ये कहाँ पहुँच गया, C में। अब हम लोग आ रहे हैं कौन से उसमें, ये सेकंड तो यहाँ पे FAD वाला हुआ, थर्ड आपका ये B से C तक पहुँचने वाला हुआ। देन कॉम्प्लेक्स 4 क्या था, जब आपका ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन जो होता है आगे ट्रांसफर होता है C1 से C से A2 A3 तक पहुंच जाता है। यहाँ तक का पूरा कॉम्प्लेक्स बच्चों क्या कहला रहा है, कॉम्प्लेक्स 4th। एंड अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स और जो ये हाइड्रोजन्स हैं, इनको कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और वो क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स 5। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे बच्चों एक चीज और फॉर्म होती है, दैट इज ATP, है ना। कॉम्प्लेक्स 5 में एक और चीज़ फॉर्म हो रही है, वो है ATP, जो ये लास्ट यहाँ पे मैं बता रही हूँ। इसी जगह पे क्या होता है, ATP जो इलेक्ट्रॉन्स की जितनी भी एनर्जी होती है, हाइड्रोजन जो है वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की जितनी भी एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में
बंध जाती है एटीपी की फॉर्म में। तो इस तरीके से 5 कॉम्प्लेक्स के थ्रू अल्टीमेटली हमारे क्या फॉर्म होते हैं, एटीपी फॉर्म होते हैं। अब ये एटीपी मेनली कैसे फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, जो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में मैंने क्या बनाया, हाइड्रोजन का ग्रेडियंट्स फॉर्म किया। मैंने कहा था ये है ना ऑक्सीडाइज हो रही है, अपना हाइड्रोजन अंदर दे रहा है, ये अपना हाइड्रोजन अंदर दे रहा है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन अंदर दे रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन है इन्होंने इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में क्या बना लिया, अपना पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, ग्रेडियंट। इन्हें हाइड्रोजन प्लस को प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, प्रोटॉन्स ग्रेडियंट फॉर्म करा। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो था, अब इसको मैं बोलूँगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वो समझाती हूँ कैसे होता है। ये जो फोटोन ग्रेडियंट हमने वहाँ भी बनाया था, ठीक है, उस फोटोन ग्रेडियंट का क्या काम था कि ये यहाँ से एनर्जी को लेकर बाहर आया। बाहर आने पे इसने एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को एक्टिवेट किया, जिसने क्या करा, इस एनर्जी को किस फॉर्म में रिज्यूम कर लिया, एटीपी की फॉर्म में। बात समझ में आई। एटीपी सिंथेटेज को एक्टिवेट करते ही हमारे यहाँ पे क्या बन गया, एटीपी फॉर्म हो गया। और साथ साथ साइड बाय साइड बच्चों क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लिया। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मैं इसे क्या बोल रही हूँ, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फो। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के कारण ही हमें मिल रहा है, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैंने बार बार यहाँ बात बोली आपको कि यूबीक्विनोन ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज का मतलब इसने हाइड्रोजन रिलीज किया। अगेन यहाँ पे यूबीक्विनोन ऑक्सीडाइज हुआ, इसने हाइड्रोजन रिलीज किया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अंदर रिलीज हो गया। तो क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट अपनी एनर्जी किसे दे रहा है, एडीपी को दे रहा है, और एडीपी अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर देता है, यहाँ पे एटीपी फॉर्म कर देता है। ये ग्रेडियंट जो होता है F0 से F1 तक पहुँचता है। F1 पार्टिकल्स मैंने ना आप लोग को बताए हैं वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये F1 पार्टिकल में जो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जो एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी में। क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण एटीपी फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया बच्चों ये दोनों टॉपिक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी फॉर्मेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यही बता रहा है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि एक एनएडी जब बन रहा है, एक एनएडी से 3 एटीपी फॉर्मेशन होते हैं। तो देखो बच्चों, हम यहाँ से एनएडी को एंटर कर रहे हैं, 3 जगह यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, डेट मीन से 3 एटीपी फॉर्म करता है। सेम ऐसे यहाँ पे हम एफएडी एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, डेट मीन से 2 एटीपी को फॉर्म करता है। तो एक एनएडी से हमें 3 एटीपी मिलते हैं, और एक एफएडी से हमें 2 एटीपी मिलते हैं, जो मैंने क्रेब्स साइकिल में आप लोग को बताया था। तो अल्टीमेटली ये अपना कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन, जिसकी प्रोसेस कौन कौन सी थी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर। फिर नेट गेन ऑफ एटीपी, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ। 38 एटीपी हमने कैसे बनाए थे, ये पूरा हो गया। अब आते हैं बेटा रेस्पिरेशन बैलेंस शीट पे कि ये बैलेंस कैसे हो रही है पूरी की पूरी। द कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन assumptions, but this kind of assumptions are not valid in living system for the living region, following region. All pathway work simultaneously and do not take place one after the other. Simultaneously सारे पार्ट होते चले जा रहे हैं, जितनी भी मैंने साइकिल बताई है। ठीक है, सबस्ट्रेट कीप एंटरिंग द पाथवे एंड ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द पाथवे। अंदर एंटर भी हो रहा है और विड्रॉ भी हो रहा है, एटीपी यूटिलाइज भी हो रही है और उसकी नीड भी हो रही है। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर कंट्रोल बाय मल्टीपल मीन्स। एंजाइम्स जो भी वहाँ पे यूज हो रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, कंट्रोल्ड। फिर आते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे बच्चों, उसका एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब होता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन बच्चों इसमें चल रही हैं। उसके अलावा मैंने आप लोग को बताया कि कार्बोहाइड्रेट से तो किसका हमें एनर्जी मिली, प्रोटीन और फैट से भी हम एनर्जी लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट तो मैंने बताया ग्लूकोज से हुआ, प्रोटीन अमीनो एसिड फॉर्म करता है, मैंने बताया था प्रोटीन पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स भी हम इनको बोलते हैं कि अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से कहाँ पे एंटर करता है साइकिल में, क्रेब्स साइकिल का एसिटाइल कोएंजाइम वाली जगह पे ये एंटर करता है और आगे की रिएक्शन के थ्रू ये एटीपी फॉर्मेशन करता है। सेम फैट जो होता है, फैट भी आपके ग्लाइकोलाइसिस के ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले पोर्शन से एंटर करता है और एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, और या फिर ये पूरा का पूरा। और फैटी एसिड जो है वो डायरेक्ट कहाँ पे एंटर कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में वाले पोर्शन में। क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये कंप्लीट क्या फॉर्म करता है, एटीपी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, प्रोटीन से मिल रही है और फैट से मिल रही है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, ये क्लियर हो गया हमें
नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है। रेस्पिरेटरी रेशो भी बोलते हैं बच्चों इसे। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, जितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी इवॉल्व हो रही है अपॉन कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज में मैंने 6 ही इवॉल्व करी थी 6 ऑक्सीजन को यूज करते हुए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर मैं ग्लूकोज का बोलूँ रेस्पिरेटरी रेशो वो क्या रहेगा 1 रहेगा। बट यदि मैं बात करती हूँ बच्चों फैट की, तो फैट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज हो रही है बाहर 102 की फॉर्म में, और ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है डैट इज़ 145। तो हमें एनर्जी ऑनली फैट से कितनी मिल रही है 0.7, सॉरी एनर्जी नहीं बोलूँगी, एनर्जी तो यहाँ पे हमें मिल रही है, बट इसमें रेस्पिरेटरी रेशो जो है वो 0.7 होता है। नेक्स्ट आते हैं हम बच्चों, रेस्पिरेटरी प्रोटीन का भी निकालूं तो वो भी 0.9 रहता है, पर ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड तो 4 निकल रही है बाहर, और ऑक्सीजन जो होती है वो ओनली 1 रहती है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेशो क्या रहता है 4, ऑर्गेनिक एसिड की जब होती है रिएक्शन। तो RQ इज इनफाइनाइट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन का था। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट होती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इवॉल्व बट नो ऑक्सीजन कंज्यूम, ऑक्सीजन का कंजप्शन ही नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 0 तो वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1 एंड प्योर प्रोटीन एंड फैट आर नेवर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नॉर्मली हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में मेनली कार्बोहाइड्रेट को यूज कर रहे हैं, बाद में हम प्रोटीन और फैट को यूज करते हैं। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया रेस्पिरेशन इन प्लांट।